हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिश्रम क्लासेस। आज का टॉपिक फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी का कोई भी सेगमेंट हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, फिजिक्स का एक अच्छा पोर्शन आजकल हमें देखने को लगा है। देखिए, फिजिक्स में कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से हर बार एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स कवर्स होते हैं कुछ टॉपिक्स में से। तो आज का सेशन इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में आप जब जाएंगे तो आप स्टडी करेंगे करंट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर क्या होते हैं। इसके बाद हम उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को देखेंगे। आप कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, फ्यूज वायर आपने सुना होगा, हीटर वायर है, मोटर में बात करते हो तो इलेक्ट्रिक मोटर है, जनरेटर है, डायनेमो है। ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं रेसिस्टेंस की तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो बहुत सारे टॉपिक आज के सेशन में करंट टॉपिक में कवर होने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ये हमारे दिमाग में आता है तो हम क्या सोचते हैं? एक चीज हमारे दिमाग में आती है कि वायर पे जब हम टच करते हैं तो हमें करंट फ्लो होता है। मान लीजिए कोई एक वायर हम लोग लेते हैं, ये वायर हम लोग, एक वायर है, हम इस वायर को लेते हैं। ठीक है, अब ये वायर आपको क्या है, कहीं आप जा रहे हो रोड साइड और आपको एक वायर का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है, रखा हुआ मिलता है। तो जब आप इस वायर को अपने फिंगर से टच करते हो तो क्या आपको करंट फ्लो होता है? क्या आपको करंट का झटका लगता है कि नहीं सर, हम वायर के टुकड़े को टच करते तो हमें नहीं होता? या आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप उससे कहते हैं भैया 2 मीटर हमें वायर दे दो। ठीक है, अब आपने 2 मीटर वायर मंगाया था, आपके फादर ने, है ना, आपके घर पे आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ और 2 मीटर वायर ले आओ। ठीक है, आप लेने गए, आप उस वायर को टच करते हो, करंट आता है? नहीं ना, क्योंकि वो सर्किट में नहीं जुड़ा है ना। यानी करंट वायर पे टच करने से नहीं आता, तो किस वजह से आता है? देखो, एक्चुअल में वायर में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं इनमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी सर सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर आपको किसी वायर में करंट हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से करंट फ्लो होने लगेगा? इसका आंसर भी है नो, क्योंकि ये जो वायर आप देखने गए थे शॉप पर उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? देखो, आप जब देखोगे ये एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? इसके न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप इसके चारों ओर जो ऑर्बिट देख रहे हो, इस ऑर्बिट में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है, ये चक्कर लगा रहे हैं चारों तरफ न्यूक्लियस के, ये रहे। लेकिन जब ये अपनी क्लास को, ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, या मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी जो आउटर जो सेल होती है, सबसे बाहर वाली जो सेल होती है, उसको छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो हम इसे उनको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। जैसे मैं ये कहूं, देखिए ये एक वायर है, एक वायर का टुकड़ा है और इसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और क्या जरूरत है? एक कंडीशन और है, तब आपको पता लगे। देखो, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है बताओ। इलेक्ट्रॉन, हमने हमेशा सुना है कि इलेक्ट्रॉन किस नेचर के होते हैं? वो एक नेगेटिव नेचर के होते हैं। देखो, मैंने इन पे नेगेटिव साइन भी यूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव। ये है नेगेटिव नेचर। अब एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन में फ्लो होना जरूरी है। यानी पहली कंडीशन तो यह है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां फ्लो कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, कुछ इधर फ्लो कर रहे हैं, कुछ इधर फ्लो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो इस पे नेट चार्ज है, नेट चार्ज है, वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है।
थोड़ा और आप जब आगे जाएंगे इस सेशन में तब आपको और क्लियर होते हुए चलेंगी चीजें, तो पेशेंस को रखिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अब किसी की डायरेक्शन उस तरफ होती है, किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होती है, ये मूव करते रहते हैं। और हमें फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इनकी डायरेक्शन पे भी गेम खेलना होगा कि इनकी डायरेक्शन एक हो। तो नेगेटिव नेचर है, हम क्या करते हैं, एक बैटरी ऐड कर देते हैं। ठीक है भैया, हम एक बैटरी ऐड कर देते हैं। अब ये है बैटरी का सिंबल, साइन आपको पता है बैटरी ऐसे ही होती है। अब इस बैटरी पे आपने देखा होगा कि एक सिरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। बैटरी के आपने सुना होगा, बैटरी देखी होगी, कोई सेल होती है, बैटरी होती है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज के होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ भागेंगे। ये देखो सब क्या हो गए, बैटरी ऐड करते ही सारे पॉजिटिव की तरफ भागने लगे। अब हमारा पर्पस पूरा हो गया कि सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागने लगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन एक हो गई। तो क्या हुआ, अब इस वायर पे जब मैं टच करूंगा तो क्या होगा, मुझे करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का झटका मुझे लगेगा, क्योंकि अब इसमें क्या लगने लगा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा है। देखो हमने क्या किया था, इसमें 20 वॉट की बैटरी ऐड की थी। अब ये क्या है, देखो पोटेंशियल देखो आपने देखा कि एक हिस्सा नेगेटिव और एक हिस्सा पॉजिटिव है ना। नेगेटिव हिस्सा इसको क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव हिस्से को क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल बोलते हैं। लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज का फ्लो पूछ ले आपसे वो कि नेगेटिव चार्ज का फ्लो क्या होगा, तो आप कहोगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। अगर आपको वो पूछ ले कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यानी आई जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ध्यान रखना, ई यहां पर इलेक्ट्रॉन है और आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में हमें यहां पता लगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो एक ही डायरेक्शन में होना जरूरी है। हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात करें या नेगेटिव चार्ज की बात करें, वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, जाते हैं, फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो मूवमेंट है वही तो है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसका फॉर्मूला भी हम लोग बनाएंगे। कैसे फॉर्मूला होगा, चार्ज हो ना, चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम से, क्यू, और टी टाइम, टाइम को हम लोग सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को किससे करते हैं, हम एम्पियर से करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर होती है। अब देखो यहां है आई, ये मैंने लिया आई, आई यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये रहा आई, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि कोई पर्टिकुलर टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वही तो इलेक्ट्रिक, यानी एक 10 सेकंड में बहुत सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए एक डायरेक्शन में, तो जितनी करंट प्रोड्यूस होगा उतनी बिजली उत्पादन होगी। तो एम्पियर क्या है, आई एंड इलेक्ट्रिक करंट, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज करने पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, ऐसा सुनते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हमें ऐसा यूनिट पता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी स्केलर क्वांटिटी है।
अब एक बात समझिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब इसमें एमसीक्यू कैसे बनता है, जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उस न्यूमेरिकल को समझते हैं। उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन बता दूं, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की थ्योरी में कवर किया गया है। सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं, क्लासरूम कंटेंट जो होता है, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस है, पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं। हमारा एक जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, जीए का कोर्स है, वहां पर आपको पूरी परचम की टीम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, जियोग्राफी, स्टैटिक, जीके, सब कुछ कवर होगा। मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। आपको जीए की यहां पर 10,000 से ज्यादा पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन है, जो 2017 से 2023 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कवर किए गए हैं। ओनली 299 में, बहुत अच्छा है। आपको ई बुक के फॉर्मेट में मिलने वाला है, लेकिन आप इनको प्रिंट नहीं करवा सकते, आप इनको ऐप में ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतने सारे पेजों को प्रिंट करवाना मुश्किल है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू डिटेल सॉल्यूशन के साथ है। आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी जीए की जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जहां आपको 5500 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं 220 सेक्शंस टेस्ट के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे परचम के ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर या कॉल कर सकते हैं। आप परचम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखो, अब बात करते हैं, इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन ए वायर इन 5 मिनट, द हाउ मच करंट फ्लो। अब देखो, यहां बात कर रहे हैं करंट की, बात करें यानी आई की बात करें कि आई निकालिए, इलेक्ट्रिक करंट निकालिए, और क्यू अपॉन टी, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। अब यहां हमें सिर्फ 500 गुलाम पता है, यानी इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 500, ठीक है। टी कितना है, टी है 5 मिनट, ध्यान रखना। लेकिन टी को हम किस में करते हैं, हमेशा सेकंड में करते हैं, ठीक है। तो 5 और सेकंड में करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 500 अपॉन 300, ठीक है, 0 से 0, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, 5/3 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये क्वेश्चन तो ऐसे है, बट अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि 500 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है 30 सेकंड में, तब आप क्या करते, तब भी आप ऐसे करते हैं। क्यू क्या है, क्यू है 500 और यहां 30 करते हैं। अब इसको क्या 60 से मल्टीप्लाई करते, नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा कि 60 सेकंड दिया हुआ है, तो ये कट गया, तो इसमें 50/3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। ये ध्यान रखना, हम 60 से तभी मल्टीप्लाई करेंगे जब यहां पर क्या गिवन हो, तब यहां पर मिनट में गिवन हो, सेकंड में गिवन नहीं हो, वरना हमें इसकी जरूरत ही नहीं होगी। सॉरी। अब देखिए, अब बात करते हैं, जो ये चार्ज हम बात कर रहे हैं बार बार में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है, चार्ज क्या है, मैं ये कहूं कि फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन ए वायर देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द वायर, Q इक्वल्स टू एन ई। देखो, चार्ज की बात कर रहे हैं, सेशन को समझने की कोशिश करना, पूरे अच्छे से ध्यान रखना इस स्लाइड को। क्यों हम बात कर रहे हैं चार्ज, क्यों क्या है, यहां चार्ज है, ठीक है। चार्ज है क्या, चार्ज एक्चुअल में है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स, यही तो चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन ई और एन एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों यानी चार्ज, एन एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और ई यानी चार्ज और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी हमें चार्ज पता करने के लिए यह पता करना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। सॉरी। अब देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। अब ये भी हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Q इक्वल्स टू एन ई, हमें इन तीनों में से जो भी चीज इंफॉर्मेशन होगी हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे और हमें आंसर पता लग जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने, एक कूलम चार्ज के लिए
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, पूछा ना सवाल। और अब देखिए Q इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। क्यों क्या है, यहां पर एक गुलाम है तो एक गुलाम, एन हमें पता नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, चार्ज इंटू 10⁻⁻⁹। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो एन 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बिल्कुल सही कह रहा हूं। जब इसको आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होगी अगर हमें एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए सॉरी, एक चीज और देखिए कि हमने जो फॉर्मूला निकाला था I इक्वल्स टू Q2, इस Q की वैल्यू को हमने निकालना सीख लिया। T हमें गिवन होता है और ये हमें सेकंड में पता होता है, मिनट में होता है, सेकंड में, जो भी हमें कन्वर्ट करना होता है हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। I इलेक्ट्रिक करंट है, वो हमें फ्लो करना पता लग गया कि इतना कूलम चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। बट आप एक चीज महसूस करते होंगे, हम जब मार्केट में जाते हैं और अब जब शॉपकीपर के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीजें रखते हैं, भैया पतला तार देना, भैया मोटा तार देना, भैया एल्यूमिनियम का तार देना, भैया कॉपर का तार देना, भैया सिल्वर का वायर देना, कहते हैं ना। ऐसा क्यों कहते हैं, एक्चुअल में एक वायर में रेसिस्टेंस होता है, यानी जैसे आपकी लाइफ में मुसीबतें होती हैं वैसे ही वायर की लाइफ में भी बहुत सारे मुसीबतें होती हैं, उसकी लाइफ में भी रेसिस्टेंस बोलते हैं इस वर्ड को। आपकी जिंदगी में बोलते हैं मेरी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबत है, वायर कहते हैं मेरी जिंदगी में बहुत सारे रेसिस्टेंस है, बहुत सारे प्रतिरोध है। एक्चुअल में हमें कौन सा वायर खरीदना चाहिए इसके कैलकुलेशन आज समझने वाले हैं। कौन सी क्वालिटी का खरीदना चाहिए, लंबा खरीदना चाहिए, छोटे वायर खरीदने चाहिए, क्या खरीदने चाहिए, उसको समझते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेसिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वायर है, वायर ये लेंथ होती है, वायर कितना लंबा है, ठीक है। ये क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब इसमें दो तीन वर्ड हमने देखा, एक रो है, रो या इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक्चुअल में ऐसा होता है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब आप कहोगे सर ये क्या है, आर यानी रेसिस्टेंस, ये निकालना है हमें। रो आपको मैं बताऊंगा रेसिस्टिविटी होता है, यह याद रखना कि रो बोलते हैं इसको। ये एल यानी लेंथ है, किसी भी वायर की लेंथ जो होती है वो है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कोई वायर है, ठीक है, उस वायर, ये तो लेंथ है वायर की, और ये जो हिस्सा है वायर का ये क्या है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम मोटाई कह सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है। ध्यान रखना, रो यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है, रेसिस्टेंस आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब एक बात समझिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो ये पूरा परफेक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या होगी वायर की लाइफ में, एक्चुअल में एक एटम है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस, एक एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो ये क्या करेंगे, ये जब फ्लो करेंगे तो इसके न्यूक्लियस से टकराएंगे। ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो करोड़ों एटम जो एटम के न्यूक्लियस है उन पर टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगी, रुकावट। ऐसे ही रुकावट उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब एक बात को समझते हैं कि मोटा खरीदें या पतला खरीदें, इसके लिए एक छोटी सी चीज आप समझिए। मैं ये कहता हूं कि रेसिस्टेंस आर, आर का फॉर्मूला बताइए क्या है। देखिए अगर आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो रो एल अपॉन ए। ध्यान रखना, अगर हमने वायर लेंथ है ना, हम वायर की लेंथ, लंबा तार खरीदते हैं, फॉर्मूले से समझना, हमने लंबा तार खरीदा तो इसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है ना। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि लेंथ कम है किसी वायर की तो उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा,
हमने लेंथ के साथ रेसिस्टेंस का रिलेशन देखा कि जितना लंबा वायर होगा उसमें उतनी ही दिक्कत होगी, उसमें उतना ही प्रतिरोध होगा, उसका उतना ही रेसिस्टेंस होगा। बट अगर हम बात करें इसके अपोजिट रेसिस्टेंस को, हम लोग रो एल अपॉन ए, अगर आप इसको बहुत अच्छे से देखते हैं तो आप फील करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है, ज्यादा मोटा तार है, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी हमें मोटा तार खरीदना चाहिए। अगर इसका पतला होगा तार, है ना, तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी एक चीज देख रहे हैं, लंबा तार तो ज्यादा प्रतिरोध, छोटा तार तो कम प्रतिरोध, क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, क्रॉस सेक्शन कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? इससे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लंबे तारों में लॉन्ग वायर हैज मोर रेसिस्टेंस, स्मॉल वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, थिक वायर हैज लेस रेसिस्टेंस, थिन वायर मोर रेसिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है? अगर हमें कम प्रतिरोध खरीदना हो, ठीक है, कम प्रतिरोध, तो हमें छोटे और मोटे तार खरीदने चाहिए, तभी हमें प्रतिरोध कम होगा। अब ज्यादा प्रतिरोध होता है ना तो वायर गर्म हो जाते हैं, ज्यादा दिक्कत होगी, ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ज्यादा, तो उससे होगा हीट हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और ज्यादा बिजली को प्रतिरोध करना पड़ेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो करना होगा, और उससे क्या होगा, जब फ्लो में दिक्कत आएगी तो ज्यादा, आपको कहते हैं ना, ज्यादा अगर आपने बेकार तार खरीद लिया, बेकार का सेंस यहां क्या होता है कि पतला और लंबा, अगर आपने खरीद लिया तो आपको ज्यादा बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब हमें जब भी खरीदना है तब हमें क्या करना है, छोटे और मोटे तार खरीदने हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। जैसे यहां अगर आप फ्लो देखेंगे, if the wire is longer and thinner then the resistance will be maximum, and the wire is shorter and thicker then the resistance will be minimum. Long wire has more resistance, small wire has less resistance, thick wire has less resistance, thin wire has more resistance. एक तरह से रेसिस्टेंस एंड थिकनेस ऑफ द वायर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें देखने को मिलती है, ध्यान रखना। इसलिए इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना, ये फॉर्मूला रेसिस्टेंस प्रतिरोध का है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं? ये रहा पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। एमीटर का हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं, एमीटर का यूज करते हैं। ये एमीटर की फोटो आपको दिख रही होगी, आपने जब कभी किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे जाते होंगे तो ऐसा जरूर देखता होगा, दो वायर को टच करता है, वो देखता है कि इसमें करंट है या नहीं, वो मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एमीटर को हम लोग किस सीरीज में ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। और द लोअर द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर, है ना, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, लोअर होता है ना, तो ये अच्छा है। अगर आप किसी एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होगा ना, इसका मतलब वो आइडियल एमीटर है ना, यानी रेसिस्टेंस एकदम कम होना चाहिए, इतना सा समझ लीजिए। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को वोल्टेज मापने के लिए मेजर करते हैं, इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। इसका रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा हाई होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना, उतना ही अच्छा आइडियल एमीटर होता है। तीसरी चीज हमें जो जानने की जरूरत है, जहां से एमसीक्यू बनता है, कि फ्यूज वायर। आपने देखा होगा फ्यूज वायर, ये देखा आपने, यहां पर इन देखो ये वायर यूज करते हैं, फ्यूज वायर का यूज यहां देखने को मिलता होगा। फ्यूज वायर का क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि जैसे ही ज्यादा फ्लो हो, ये है ना, इलेक्ट्रिक करंट ये टूट जाए, और टूटते ही क्या हो जाए, है ना, बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो टूटने से क्या होगा, बंद हो जाएगा, और आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, हानि होने से, नुकसान होने से बच जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से आके फ्लो ना कर पाए। किसके बने होते हैं फ्यूज वायर, शीशा और टिन के बने होते हैं। फ्यूज वायर इट इज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विथ द वायर। अब बात करते हैं हीटर वायर की। हीटर होता है, आपने देखा होगा हीटर,
हीटर को देखिए अच्छे से, आपने बहुत बार इसको घर पे यूज किया होगा। हीटर क्या होता है, अब हीटर में ज्यादा आपने देखा होगा बहुत गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब इनका ये जल्दी से टूटते नहीं है ना वायर, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। रेसिस्टेंस भी इनका हाई होना चाहिए, तभी तो ये गर्म होंगे और हीट उत्पन्न करेंगे। ज्यादा प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, और जब तो हीटर चलाने पे ज्यादा बिजली बिल आते हैं, है ना, ज्यादा रेसिस्टेंस, लाल हो जाता है वायर एकदम, है ना। किसके बने होते हैं, नाइक्रोम के बने होते हैं, निकिल प्लस क्रोमियम के बने होते हैं, एनआई और सीआर के बने होते हैं। दो एमसीक्यू तो यहां से बनते हैं। एक दो एमसीक्यू बनते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से, है ना। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में सुना होगा। इलेक्ट्रिक मोटर एक्चुअल में हम लोग यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में, है ना। इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल एनर्जी में यूज करते हैं, चाहे वो जैसे वाटर के पंप है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, वॉशिंग मशीन से, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से, इनमें मोटर का यूज बहुत मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जनरेटर या डायनेमो इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। भैया ये करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, तभी तो जनरेटर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ये होती है, हम इसमें मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। अब एक चीज और देखना, हमने बीच बीच में बात की सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये क्या है। देखो सीरीज में यानी एक सीक्वेंस में रेसिस्टेंस, ये फ्लो है, फिर रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टेंस, तो एक सीरीज में है ना, इसलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। यहां देखो ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना, तो ये रेसिस्टेंस है, यहां पैरेलल, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब आप देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे इसका हमने रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। लेकिन इसमें क्या होता है, इससे पैरेलल है, इसलिए 1/R1 तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, 1/R1 1/R2, ऐसे करते हुए टोटल रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। जैसे एक छोटा सा एमसीक्यू हम लोग देते हैं, देखो हमारे सामने 2 वायर्स हैं, इसका एक वायर का रेसिस्टेंस है 2 ओम, एक का 3 ओम, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3। क्यों, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी के पैरेलल बात करता हूं, अगर मैं कहूं इसी को 2 ओम 3 ओम को अगर मैं क्या करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दूं, तो भैया सीरीज में क्या करना पड़ेगा, 1/Rn है ना, तो 1/R1 + 1/R2, ठीक है। यानी क्या होगा, 1/2 + 1/3, 6, 3 + 2 5/6, 1/Rn की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं पूछूं टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेसिस्टेंस तो Rn होगा ना, तो क्या होगा 6/5, कितना हो गया, 1/2 ओम इसकी वैल्यू आ गई। इसलिए हमने क्या किया, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के टॉपिक को डिस्कस किया। आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज के सेशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में बात की। बाद में हमने इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन को देखा, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया, I/Q2, एक छोटा सा हमने आंसर भी देखा, क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने चार्ज को देखा और चार्ज के बारे में समझा, चार्ज क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है। फिर हमने वायर के रेसिस्टेंस को समझा और छोटे से उसके लेंथ के और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की। इस फॉर्मूले से हमने आंसर को निकाला कि कैसे हम लोग एक अच्छा वायर बना सकते हैं, अच्छा वायर हमें यूज करना चाहिए। उससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, लेंथ इंक्रीज होगी तो क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो क्या फर्क पड़ता है, इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देखा। फिर हमने एमीटर के बारे में डिस्कस किया, वोल्ट मीटर के बारे में देखा, फ्यूज वायर के बारे में बात की, हीटर वायर देखा, इलेक्ट्रिक करंट देखा, इलेक्ट्रिक डायनेमो या जनरेटर की बात की, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। आप सभी को क्या करना है, अब जब नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा इसके एमसीक्यूज का